किसी ब्राह्मण को मुसलमानों के बस्ती पर जाके हमला करने की औकात नहीं है। ये तो SC ST OBC के लोगों को करते थे इस्तेमाल, अभी वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। अब 21% शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश में और 54% OBC, अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों इकट्ठा होते हैं, सारा राजनीति का समीकरण बदल जाता है। तो पहले नंबर का साधन है बुद्धि, दूसरे नंबर का साधन है पैसा। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है उसके पास ये पांचों के पांचों साधन है। उसके पास बुद्धि है, उसके पास पैसा है, उसके पास हुनर है, उसके पास समय है, उसके पास अगर मेहनत करना चाहे अपने मकसद के लिए तो मेहनत कर सकता है। सरकार के पास लोगों के जो अधिकार हरण करने का अधिकार नहीं है, उन अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है और जिसके लिए संविधान के आर्टिकल 32 में प्रोटेक्शन दिया गया है, संरक्षण दिया गया है। जो 2-2.5 हजार साल तक हमारे लोगों के पास अधिकार नहीं थे, वो अधिकार बहाल किए गए और उसकी वजह से एक बहुत बड़ा पढ़ा लिखा वर्ग समाज में पैदा हुआ। शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में, बैकवर्ड क्लास में, माइनॉरिटी में। ये जो पढ़े लिखे लोग निर्माण हुए, बड़ी संख्या में सारे देश भर में निर्माण हुए। लगभग 2 करोड़ नौकरियां है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ऑटोनॉमस बॉडीज, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट है भारत सरकार के, राज्य सरकार के, ऑटोनॉमस बॉडीज के, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के। तो इसमें 2 करोड़ नौकरियां है। अगर हम 50% नौकरियों की बात करें तो इसमें 1 करोड़ नौकरियां SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को मिलना चाहिए। वो नहीं मिली हुई है। इसके बावजूद भी 25-30 लाख लोग जो हैं हमें सारे देश भर में दिखाई देते हैं। तो ये सारा का सारा 1848 से लेकर 1956 तक जो हमारे महापुरुषों के द्वारा संघर्ष चला, उसके बदौलत हमारे पढ़े लिखे लोगों को अधिकार मिला। इसलिए जिन लोगों को, जिन पढ़े लिखे लोगों को यह अधिकार मिला, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोग जिन महापुरुषों की बदौलत अच्छा जीवन यापन जीवन जी रहे हैं, मान सम्मान का जीवन जी रहे हैं, ये उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने पीछे रहे हुए जो समाज है, गांव देहात में रहे हुए समाज के जो लोग हैं, उनको उसी तरह का मान सम्मान का जीवन जीने के लिए उपलब्ध कराने का संघर्ष करे। ये अपेक्षा हमारे महापुरुषों की थी। बाबा साहब आम्बेडकर की भी पढ़े लिखे लोगों से यह अपेक्षा थी कि जो पढ़ा लिखा वर्ग उनके आंदोलन के बदौलत निर्माण हुआ, उन लोगों से यह उम्मीद थी उनकी कि वो पढ़ा लिखा वर्ग हमारा जो आंदोलन है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए 5 बड़े साधनों की जरूरत होती है। बुद्धि सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, बुद्धि, क्योंकि बुद्धि के बल पर फैसले लिए जाते हैं। जिन लोगों को फैसले, सही फैसले लेना आता है, वही लोग नेतृत्व कर सकते हैं, वही लोग आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो पहले नंबर का साधन है बुद्धि, दूसरे नंबर का साधन है पैसा। कुछ लोगों को यह बात समझ में नहीं आएगी, कुछ लोग ऐसा सोचते होंगे कि नहीं, पैसा पहले नंबर का साधन होना चाहिए।
पहले नंबर का साधन पैसा नहीं है, पहले नंबर का साधन बुद्धि है। अगर बुद्धि हमारे पास है तो हम नेतृत्व करने लायक बन सकते हैं। यदि हम नेतृत्व करने लायक बन सकते हैं तो आंदोलन के लिए पैसा खड़ा करने लायक बन सकते हैं। जो बुद्धिजीवी आदमी है, जो नौकरी करने वाला आदमी है, अगर वो संगठन में आ गया, संगठित क्षेत्र में आ गया, तो वो अपने घर में खूंटी को कपड़े टांग कर तो नहीं आएगा, कपड़े पहन कर आएगा। तो कपड़े में पैकेट भी होगा, पैकेट पे पैसा भी होगा, तो पैसा भी आएगा। तो बुद्धि के बाद पैसा ये दूसरा महत्वपूर्ण साधन है जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के पास होता है। तीसरा साधन है हुनर। जैसे मैं यहां माइक पर बोल रहा हूं, तो यहां हर आदमी को अगर ये कहा जाए कि आओ 5 मिनट बोलो, तो बोलने के लिए उनको दिक्कत होगी। हर आदमी को बोलना नहीं आएगा, तो बोलने का हुनर है। क्या बोलना चाहिए और ज्यादा बड़ा हुनर है, क्यों बोलना चाहिए और ज्यादा बड़ा हुनर है। तो तीसरा जो साधन है, बड़ा साधन है, वो हुनर है। और चौथा साधन है समय। अगर आपके पास आपके परिवार के लिए समय है और आंदोलन के लिए समय नहीं है, तो फिर आंदोलन कैसे चलेगा? आंदोलन के लिए भी समय होना चाहिए। केवल आदमी अपने परिवार में ही सारा का सारा समय लगा दे, आंदोलन और संगठन खड़ा करने का काम ना करे, और उसके परिवार पर कोई संकट आ जाए, अत्याचार हो जाए, तो उसकी मदद करने के लिए संगठन कहां है? वो अकेला क्या कर लेगा? अगर उसके ऊपर अत्याचार हुआ, संगठन चाहिए। वो संगठन निर्माण करने के लिए समय की जरूरत है। ये चौथा साधन हो गया। पांचवा साधन है श्रम, मेहनत, परिश्रम। अगर हमारा बच्चा बीमार हो गया तो हम कभी ऐसा कहते, बाजू वाला जो हमारा जो नेबर है उसको हम कहते कि भाई साहब ये मेरा बेटा बीमार हो गया है, उसको जरा हॉस्पिटल में ले जाओ। तो वो बोलेगा अरे तूने बच्चा पैदा किया, तू इतना भी समय तेरे पास नहीं है, या इतनी भी मेहनत नहीं करना चाहता कि तू अपने बच्चों को हॉस्पिटल में ले जाए। तो अपना काम है, अपना मकसद है, तो उसको पूरा करने के लिए हमें ही मेहनत करनी होगी, हमें ही परिश्रम करना होगा। कोई दूसरा हमारा काम करने वाला नहीं है, हमें करना होगा। तो ये 5 बड़े साधन हैं। ये पांचों के पांचों साधन पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के पास उपलब्ध है। जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है उसके पास ये पांचों के पांचों साधन है। उसके पास बुद्धि है, उसके पास पैसा है, उसके पास हुनर है, उसके पास समय है, उसके पास अगर मेहनत करना चाहे अपने मकसद के लिए तो मेहनत कर सकता है। तो ये पांचों साधन उसके पास है। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर ये अपेक्षा करते थे कि ये पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी जो वर्ग है वो इस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करे। जब उन्होंने देखा कि ये केवल अपने बाल बच्चे और बीवी के बीच में ही, अपने परिवार में ही लगा हुआ है और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है, इस वजह से दुखी होकर बाबा साहब आम्बेडकर को ऐसा कहना पड़ा कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। ये बात है। तो इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोगों को जो अपेक्षा बाबा साहब आम्बेडकर की थी कि वो आंदोलन के लिए बुद्धि, पैसा, हुनर, समय, श्रम दे, ये देने का काम करे। ये उपाय। अगर एक जाति का आप संगठन बना लोगे, जब 18% जाति को इकट्ठा करके आप सफलता हासिल नहीं कर सकते, चुनाव में
अभी अखिलेश यादव को 32% वोट पड़े। 32% वोट पड़ने के बाद भी बहुमत नहीं मिला। 41% वोट जो है वो बीजेपी को पड़ा, इसको 32% पड़ा, 9% ज्यादा बीजेपी को पड़ा, चुनाव हार गए हैं, बहुमत नहीं मिला। तो केवल एक जाति के लोगों को इकट्ठा करके ना आप बड़ा आंदोलन कर सकते हो, ना चुनाव में चुनाव जीत सकते हो। जब एक बार, दो बार, तीन बार चुनाव हार जाओगे तो फिर आप निराश हो जाओगे और सोचोगे यार बीजेपी में जाकर ही एमएलए बनाया जा सकता है, कांग्रेस में जाकर ही बनाया जा सकता है, उधर जाकर ही बनाया जा सकता है। और अंतिमता क्या होगा? आप फिर ब्राह्मणवाद का पक्ष बनोगे। तो एक सिंगल जाति का संगठन बनाने से अंतिमता आप ब्राह्मणवाद का भक्ष बनोगे, ये रिकॉर्ड है। इसलिए कम से कम आपको क्या करना चाहिए? कम से कम आपको, जिससे आपका बहुसंख्यांक हो जाए, इतने लोग इकट्ठा करने का काम करे। बाबा साहब आंबेडकर जब उत्तर प्रदेश में आए, लखनऊ में और कानपुर में उन्होंने सम्मेलन किया, तब उन्होंने ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में तो शेड्यूल का ट्राइब के लोग थे नहीं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि कम से कम शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोग इकट्ठा होने चाहिए। अब 21% शेड्यूल कास्ट उत्तर प्रदेश में और 54% ओबीसी, अगर ये दोनों इकट्ठा हो जाते हैं, दोनों इकट्ठा होते हैं, सारा राजनीति का समीकरण बदल जाता है। ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, समझना होगा। बात समझा रहा, मैं भाषण कम करता हूं और बातें समझाने का प्रयास करता हूं ताकि बातें आपको समझ में आ जाए, जो मुझे समझ में आती है, जो बाबा साहब आंबेडकर ने हमें समझाई, हमने समझी, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। उस तरीके से काम करना होगा। एक जाति के बजाय जो जाति का समूह 1703 जातियों का बनाया, उसकी संख्या 18% है और ओबीसी की संख्या 54% है। दोनों को मिलाओ, ये मिलाने का काम करना चाहिए। ये बाबा साहब आंबेडकर ने कहा। बाबा साहब आंबेडकर ने क्यों कहा? एक ओबीसी का डेलीगेशन उनको मिलने के लिए गया। ओबीसी का 10-11 लोगों का एक डेलीगेशन बाबा साहब आंबेडकर को लखनऊ में मिलने के लिए गया और उन्होंने उनको कहा, बाबा साहब, आपके जैसा सफल नेता, योग्य नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने की वजह से ये 46 की बात है। जब वो मिलने के लिए गए कि आपके जैसा सफल नेता शेड्यूल कास्ट के लोगों को मिलने की वजह से देखो इनको कितने अधिकार मिले हैं, तो हम आपको अनुरोध करते हैं शेड्यूल कास्ट के साथ साथ आप हमारा भी नेतृत्व करें। हमारे पास हमारा नेतृत्व करने लायक व्यक्ति नहीं है। तो इसी का संदर्भ लेकर बाबा साहब आंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट के लोगों को कहा कि राजनीति में हम भी अकेले चल रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही है। अगर सफलता हासिल करनी है तो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इकट्ठा आना चाहिए, और एक इकट्ठा आना चाहिए, एक मामला है। दूसरा है इकट्ठा लाना चाहिए। जिसको ज्यादा समझ में आता है उसको पहल करना चाहिए। बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, ये अंग्रेजों की नीति है, ऐसा ब्राह्मण कहा करते थे। तो अंग्रेजों ने हमारे लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान 2 टुकड़ों में बांटा। ब्राह्मणों ने हमारे मूल निवासियों को 6247 टुकड़ों में बांटा। अंग्रेजों ने 2 टुकड़ों में बांटा, हिंदू मुसलमान। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को 6247 टुकड़ों में बांटा। तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि अंग्रेज ब्राह्मणों से ज्यादा खतरनाक नहीं थे, ज्यादा खतरनाक ब्राह्मण थे। तो हम लोगों को
जिन लोगों ने बांटा, टुकड़ों में बांटा, तो बांटने से बांटने वाले का फायदा हो रहा था, बटे रहने में हमारा कोई फायदा नहीं है। इकट्ठा होने में हमारा फायदा है। और अगर हम ऐसा काम करते हैं तो इस देश में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा, बहुत बड़ी क्रांति होगी। तो इतना बड़ा नेटवर्क सारे देश भर में हम लोग फैलाए हुए हैं। जैसे हमारे एक साथी ने कहा, वैसी तरह से विदेशों में भी संगठन, अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, गल्फ में, मिडल ईस्ट में, कई देशों में जो भारत के रहने वाले लोग हैं वो तमाम लोग विदेश में हैं। उनके रिश्तेदार यहां बामसेप में काम करते हैं, वो वहां काम करते हैं। तो इस तरह से एक बहुत बड़ी संगठित शक्ति का निर्माण हम लोगों ने किया। और इस संगठित शक्ति का निर्माण करने की वजह से क्या हो रहा है, हमने किसी एक जाति को इकट्ठा करने का काम नहीं किया। और अगर किया होता तो यह ब्राह्मणवाद का भक्ष बन गई होती। हमने शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, नॉमिनेट ट्राइब की, एमबीसी की, ओबीसी की, माइनॉरिटी की, तमाम लोगों को साथ में भाईचारा निर्माण किया। जहां जहां भी बामसेप, भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा मजबूत है, वहां ब्राह्मणवादी लोगों को फसाद करने के लिए मुसलमानों के विरोध में आदमी नहीं मिल रहे। आजकल आप लोग देख रहे हैं फसाद करने की बहुत कोशिश हो रही, मगर हो नहीं रहा है। हो रहा है? हो नहीं रहा, क्योंकि आदमी नहीं मिल रहे। ब्राह्मण जाके मुसलमान के घर पर हमला नहीं कर सकता, इसकी इतनी औकात नहीं है। वो तो SC ST OBC के लोगों को सामने कर देता है। अब SC ST OBC को वामन में श्याम का गुरु मंत्र समझ में आ गया, तो भाई वो वामन का नहीं सुनता है, वामन का सुनता है। वामन का पहले सुनता था, पहले वामन का सुनता था, अभी वामन का सुनता है। तो वामन का ना सुनने से फसाद नहीं हो रहे, क्योंकि फसाद करने के लिए मैन पावर चाहिए, फसाद करने के लिए SC ST OBC चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। सारे देश भर में मस्जिदों का मामला, भोंगे का मामला, पोंगे का मामला हले खड़ा कर रहे हैं, मगर हो नहीं रहा है। सारे देश भर में कर रहे, कोशिश कर रहे, हो नहीं रहा है। किसी ब्राह्मण को मुसलमानों के बस्ती पर जाके हमला करने की औकात नहीं है। ये तो SC ST OBC के लोगों को करते थे इस्तेमाल, अभी वो इस्तेमाल होने के लिए तैयार नहीं है। इस वजह से फसाद हो नहीं रहा है। तो मुसलमानों को भी मैं खास बात समझा रहा हूं कि मुसलमानों को भी SC ST OBC के लोगों को जगाने में मदद करना चाहिए। क्यों? जितना ज्यादा SC ST OBC के लोग ब्राह्मण के जाल से मुक्त हो जाएंगे, उतना मुसलमानों की समस्या का समाधान हो जाएगा। है समझ में? जब एक भी आदमी फसाद करने के लिए उपलब्ध नहीं होगा तो मुसलमान निश्चिंत होकर सो सकता है। अगर मुसलमान SC ST OBC को जगाने के लिए मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, तो फसाद करने के लिए आदमी ही नहीं मिलेगा, तो मुसलमान निश्चिंत सो सकता है। नहीं तो रात में मुसलमानों को सोने के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कि पता नहीं चला रात में क्या होगा। मैं आपको इलाज बता रहा हूं, बीमारी आपको मालूम है, मैं इलाज बता रहा हूं। इलाज बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।